अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गुलमीना ताहिर है और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ चाइल्ड इमोशनल एंड फिज़िकल अब्यूज़। लेकिन टॉपिक पर जाने से पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँ आपसे कि मेरा जो है बैकग्राउंड साइकोलॉजी में है और मैंने जो ग्रेजुएशन अपनी की है वो साइकोलॉजी में ही की है और अभी जो मेरी पोस्ट ग्रेजुएट जो मेरी एजुकेशन है वो भी क्लिनिकल साइकोलॉजी में ही है और अभी मैं उसी में कर रही हूँ और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नासिक से मेरा फाइनल ईयर चल रहा है इस टाइम पे। और मैं जो आपसे बात करूँगी वो इमोशनल एंड फिज़िकल अब्यूज़ के बारे में, लेकिन स्पेसिफ़िकली जो है ना चाइल्ड इमोशनल फिज़िकल अब्यूज़ के कॉन्टेक्स्ट में कि चाइल्डहुड में जो इमोशनल और फिज़िकल अब्यूज़ फेस करते हैं उससे रिलेटेड हम बात करेंगे आज। अच्छा, अब ऑब्वियसली कोई भी टॉपिक समझने के लिए सबसे पहले हमें उसकी जो है डेफिनेशन जानना बहुत ज़रूरी है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। आई नो आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें ऑलरेडी पता होगा इस चीज़ का कि इमोशनल फिज़िकल अब्यूज़ हम कहते किसे हैं, लेकिन स्टिल फॉर दोज़ हु डू नॉट नो या स्लाइटली जिनको आइडिया है लेकिन कम्प्लीटली नहीं है, उनके लिए थोड़ा सा मैं डिफ़ाइन करती चलूँ कि अब्यूज़ है क्या। अब्यूज़ जिस अब्यूज़ की हम बात करें यहाँ पे वो बेसिकली जो उर्दू में हम कहते हैं ना किसी के साथ बहुत बुरा सलूक करना या बहुत बुरा बर्ताव करना, उसको कहते हैं अब्यूज़। कि यू नो व्हेन यू ट्रीट समवन विद क्रूअल्टी या वायलेंस और इस तरह की ट्रीटमेंट के जिससे उनको कोई या फिज़िकल इंजरी या कोई इमोशनल इंजरी या किसी किस्म की इंजरी उन्हें हो और उनका जो है ना उनको हार्म पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना उस बिहेवियर से। और स्पेशली तब कि जब ये रेगुलर बेसिस पे हो और बहुत ज़्यादा रिपीटेडली इसी तरह उनके साथ सलूक किया जाए या इसी तरह उन्हें ट्रीट किया जाए तो तब हम इसको अब्यूज़ कहते हैं। अब्यूज़ का ये है ना कि इसकी टाइप्स बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे हम बेसिकली 2 टाइप्स की बात करेंगे जो कि टॉपिक से भी आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। एक है इमोशनल अब्यूज़ और सेकंड है फिज़िकल अब्यूज़। तो पहले हम बात करते हैं इमोशनल अब्यूज़ की। इमोशनल अब्यूज़ क्या है? तो इमोशनल अब्यूज़ को हम साइकोलॉजिकल अब्यूज़ भी कहते हैं और ये भी मैल ट्रीटमेंट की एक टाइप है कि किसी को बुरे तरीके से ट्रीट करना, उसी की एक टाइप है। और ज़्यादातर इसमें ये होता है कि आप किसी को इस तरह से ट्रीट करो, उनको मुसलसल इस तरह से ट्रीट करो कि उन्हें ये फ़ील हो कि दे आर नॉट लव्ड, कि उनसे कोई मोहब्बत नहीं करता या दे आर नॉट वर्दी ऑफ लव, वो इस काबिल ही नहीं है कि उनसे मोहब्बत की जाए या उनको वर्थलेस फील कराना कि आपकी कोई अहमियत नहीं है और या फिर जो है ना उनको अपने रवैयों से उन्हें कोई नुकसान पहुंचाना। अब इसमें ये है ना कि इसमें फ़िज़िकल कोई इंजरी नहीं है, आप जाकर उन्हें मार नहीं रहे, जाकर उनके साथ कुछ बुरा नहीं कर रहे, लेकिन किसी और तरीके से उन्हें ये फ़ील हो रहा है, आपके रवैये से उन्हें ये फ़ील हो रहा है कि मेरी कोई अहमियत नहीं है, मुझे कोई चाहता नहीं है या मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि मुझसे मोहब्बत की जाए, मुझसे प्यार किया जाए। तो उसको हम कहते हैं इमोशनल अब्यूज़ या साइकोलॉजिकल अब्यूज़। अच्छा, इस इमोशनल अब्यूज़ में ना बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं और इसको कभी-कभार आइडेंटिफ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन जिस पर ये गुज़र रही होती है वो बहुत अच्छे तरीके से इसको आइडेंटिफ़ाई कर पाता है, क्योंकि वो जो इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके इमोशनल और साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स उसके पड़ रहे होते हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से उसको आइडेंटिफ़ाई कर पाता है क्योंकि उस पर गुज़र रही होती है ना। तो जैसे मैं आपको सिंपली एग्ज़ाम्पल्स दूँगी 1-2 कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है और उसकी बहुत कोई पसंदीदा चीज़ है और एक दूसरा कोई बड़ा है, वो उसको जो है ना उस पसंदीदा चीज़ को नुकसान पहुंचाता है इस वजह से कि इस बच्चे को जो है ना तकलीफ़ हो, और चाहे उसकी इंटेंशन ना हो लेकिन उस बच्चे को जो वो तकलीफ़ पहुंच रही है, उसका कोई पसंदीदा, बहुत ज़्यादा पसंदीदा टॉय है या उसका कोई ऐसा कोई पेट है फॉर एग्ज़ाम्पल, उसको आप नुकसान पहुंचाते हैं और वो उस बच्चे को जो है ना उससे इमोशनली उसको वो हर्ट फ़ील करता है, इमोशनली उसको एक पेन वो फ़ील होता है, तो ये भी इमोशनल अब्यूज़ के अंडर आ जाता है। या फिर ये कि आप
उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं, किसी भी तरीके से ब्लैकमेल कर रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल उसे आप कह रहे हैं कि अगर तुमने ये किया ना तो मैं तुम्हारी शिकायत लगा दूँगी। अब आप वो शिकायत लगाते नहीं हैं, फ़ादर को शिकायत लगा दूँगी, या अगर फ़ादर उसे कह रहे हैं कि मदर को शिकायत लगा दूँगी फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं लगा दूँगा, सॉरी। तो द थिंग इज़ कि वो लगाते नहीं हैं, लेकिन वो एक कांस्टेंट एक टॉर्चर, कांस्टेंट ब्लैकमेल है। वो उधर रहता है, वो इमोशनली उसे जो है ना नुकसान पहुँचा रहे हैं। फिर इसी तरह उसको किसी तरीके से थ्रेटन करना कि मैं तुम्हें मारूँगी, अगर तुमने ये किया मैं तुम्हें मारूँगी, कॉन्स्टेंटली उसको ये कहना मैं तुम्हें मारूँगी। और एक उस पे ना एक कॉन्स्टेंट एक टेंशन उसको होती है कि अच्छा अभी मुझे मार पड़ रही है, अभी पड़ जाएगी या अभी। तो दिस इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इमोशनल अब्यूज़। या फिर ये कि आप जो है ना उसको किसी और के सामने उसको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, किसी और के सामने उसकी बहुत ज़्यादा बेइज़्ज़ती कर रहे हैं। फिर उसके अलावा जो है ना उसको कुछ अच्छा उसने किया है और आप उस पर उल्टा उसे डांट रहे हैं, उल्टा उसको जो है ना उसी को लेके उसको टॉर्चर कर रहे हैं। तो ये सब कुछ जो है ना इमोशनल अब्यूज़ के अंडर आ जाता है। और आई एम श्योर कि आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने या तो ये खुद एक्सपीरियंस किया होगा इनमें से कुछ, या फिर जो है ना ये हो सकता है कि अननोइंगली या इवन नोइंगली आप लोग किसी और के साथ, किसी और बच्चे के साथ ये कर रहे हो। लेकिन इमोशनल अब्यूज़ तो चलें आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, ठीक है। तो हम उसके लिए हमें कोई तावील मिल जाती है या कोई रीज़न मिल ही जाती है कि हम ये कह सकें कि आइदर वी से कि नहीं हम ये नहीं करते, हमारे साथ ये नहीं हुआ। लेकिन दूसरी जो टाइप हम डिस्कस करें ना फ़िज़िकल अब्यूज़, वो बहुत अपेरेंट एक चीज़ है जो कि बहुत अपेरेंटली आपको पता चल जाती है, नज़र भी आ जाता है। और वो जो है ना बेसिकली रेफ़र करती है कि आप एक बच्चे को फ़िज़िकल इंजरी पहुंचाते हैं, फ़िज़िकली उसे हार्म करते हैं, ठीक है। हार्मिंग अ चाइल्ड थ्रू कॉजिंग फ़िज़िकल इंजरी। और इसमें जो है ना ये भी वही बात है कि अनइंटेंशनली भी हो सकता है और इंटेंशनली भी हो सकता है। और अगर बच्चों के केस में हम बात करें तो जनरली ये होता है कि हम उनको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन करने के लिए कि वो जो है ना अच्छी तरह बिहेव करे, अच्छी तरीके से जो है ना रहे, और जो हम कह रहे हैं हमारी बात माने। कभी-कभी तो डिसिप्लिन के लिए भी नहीं, बस हमने ये कह दिया तो मान लें, उस बेसिस पे हम उन्हें फ़िज़िकली अब्यूज़ करते हैं ऑफ़न। और इसमें जो है ना वो सारी पनिशमेंट्स आ जाती हैं, सारी पनिशमेंट्स आ जाती हैं जो कि ज़रूरी नहीं है कि वो जो है डिसिप्लिन करने के लिए ही हो। लेकिन कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ के लिए आप उसको फ़िज़िकली जो है ना नुकसान पहुंचा रहे हैं, यानी इसमें सबसे जो बड़ी एग्ज़ाम्पल है ना वो मारने की आ जाती है कि बच्चों को मारना, उन्हें मारना हाथ से, या तो सिंपली जो है ना प्लेन हम कह लें हाथ से मारना, या फिर जो है ना किसी चीज़ से नुकसान पहुंचाना, किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, जैसे कोई भी चीज़ हो गई, डंडा हो गया या कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई और चीज़ हो गई, वो उठा के अक्सर जो है ना हमने देखा है कि पेरेंट्स मारते हैं। और नॉट जस्ट पेरेंट्स, हम लोग सिर्फ पेरेंट्स की बात नहीं करें, इवन जो है ना टीचर्स भी ये करते हैं कि बच्चा पढ़ नहीं रहा तो उसे जो है ना मारते हैं। इवन यहाँ तक कि रिलीजियस स्कॉलर्स भी, इतने बड़े रिलीजियस स्कॉलर्स भी ये काम करते हैं। और हम लोग अक्सर न्यूज़ में हमें ये सुनने को मिलता है कि जो है ना उस पर तशद्दुद किया गया, बच्चे पर तशद्दुद किया गया। अब हम उसे तशद्दुद तब कंसिडर करते हैं ना जब वो न्यूज़ में आ जाए, न्यूज़ में आ गया और हम सारे कहते हैं बहुत गलत काम हुआ और बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। लेकिन अनटिल एंड अनलेस वो न्यूज़ ना बनी हो या इतनी बड़ी बात ना बनी हो तो इसको हम कंसिडर नहीं करते कि ये गलत चीज़ है। घर में डेली के बेसिस पर एक बच्चा मार खा रहा है, उसको मार पड़ रही है, उसको सिर्फ हाथ से नहीं, उसको इवन डंडों से कभी जो है ना पेरेंट्स कोई और चीज़ उठा के जो है ना मारते हैं, और उसको हम क्राइम नहीं कंसिडर करते। और हम कहते हैं, हम तशद्दुद का वर्ड तो बहुत दूर की बात कि हम उसको कहें कि अच्छा ये भी तशद्दुद है। लेकिन जब न्यूज़ पे आता है कि किसी टीचर ने मारा है या किसी रिलीजियस स्कॉलर ने मारा है, तो देन वी से कि देखो ये तो तशद्दुद किया है उसने। और फिर हम सब उसके पीछे जो है ना बातें करते हैं, इवन यहाँ तक कि पोस्ट फेसबुक पे पोस्ट करते हैं और एक पूरी कैंपेन चलना शुरू हो जाती है एंड ऑल। बट व्हाई डू वी नॉट कंसिडर
दिस के जो कि घर पे हो रहा है डेली बेसिस पर, जो कि स्कूल में हो रहा है, टीचर्स कर रही हैं, व्हाई डू वी नॉट टेक इट एज एज द सेम थिंग, व्हाई डू वी नॉट कंसिडर इट द सेम कि ये भी तो तशद्दुद है, ये भी तो फिज़िकल अब्यूज़ में आता है। अच्छा, वैसे भी होता है ना कि कभी-कभी ये इमोशनल और फिज़िकल अब्यूज़ में ना बाउंड्रीज़ थोड़ी आइडेंटिफ़ाई करना, क्लियरली आइडेंटिफ़ाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो कि हमें नहीं पता चलते कि ये फिज़िकल अब्यूज़ में आ रहे हैं, इमोशनल अब्यूज़ में आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे किसी बच्चे को जो है ना हम लॉक कर देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी स्टोर में लॉक कर दिया कि तुमने गलत काम किया, अब सज़ा के तौर पे तुम इधर बंद रहोगे। किसी डार्क रूम में उन्हें बंद कर देना, या फिर इसी तरह जो है ना किसी को किसी बच्चे को कहना कि उसके जो है ना तुम सोओगे नहीं अब क्योंकि तुमने ये गलत काम किया है, तो यू आर डिप्राइविंग हिम ऑफ हिज बेसिक नेसेसिटी, बेसिक नीड जो कि स्लीप है, और आपको कि अब जब तक ये काम कंप्लीट नहीं होता पूरी रात जाके तुम ये काम कंप्लीट करो, और जब ये कंप्लीट होगा तो ओनली देन यू कैन स्लीप। फिर उसके अलावा बहुत छोटे बच्चे अगर हो गए तो उन्हें पकड़ के झड़कना बहुत ज़ोर से, या किसी और इसी तरह की कोई उनके साथ जो है ना बिहेवियर अपनाना। तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि अच्छा फ़िज़िकल तो क्या पता उनको कोई इंजरी ना हुई हो, लेकिन इमोशनली आप उन्हें हर्ट कर रहे हैं, या फिर इमोशनल जो है ना के अंडर शायद ना आए लेकिन फ़िज़िकली आप उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये बाउंड्रीज़ कभी-कभार आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन नॉनदलेस अगर इफ़ इट इज़ हार्मिंग अ चाइल्ड आइदर फिज़िकली और साइकोलॉजिकली और कॉजिंग हिम पेन, किसी भी किस्म का उसे पेन पहुंच रहा है, उसे टॉर्चर मिल रहा है, तो इट इज़ कॉल्ड अब्यूज़। अब्यूज़ के अंडर ये आएगा ही। अब मैं आपको ना थोड़ा-सा टाइम देती हूँ कि डेफ़िनेशन तो हमने डिस्कस कर ली, तो मैं आपको थोड़ा-सा टाइम देती हूँ ये सोचने का कि ये जो हमने डेफ़िनेशन डिस्कस की, इसमें कितने हम में से लोग हैं जो कि इस सब के थ्रू बचपन में गुज़र चुके हैं, ये सब हम पर गुज़र चुकी है, या फिर हम अनफॉर्चुनेटली उस स्टेज पे हैं कि हम ये किसी के साथ कर रहे हैं इस तरह का ट्रीटमेंट, किसी बच्चे के साथ या किसी के साथ भी ये इस तरह का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा-सा टाइम देती हूँ ये सोचने के लिए, और आई एम श्योर कि हम में से बहुत से लोग, इफ़ नॉट 80-90%, 50% तो होंगे ही कि जो कि इस तरह के एक्सपीरियंसेस से आइदर खुद गुजरे होंगे, या फिर किसी और को देख रहे होंगे कि वो गुजर रहे हैं, या फिर खुद ये कर रहे होंगे। और आपको पता है कि हम लोग, जैसे हमने ये भी डिस्कस किया कि इवन सिर्फ मारना भी अब्यूज़ के अंडर आता है, और इस चीज़ को हम ये कंसिडर नहीं करते। आप में से बहुत से लोगों को ये भी लग रहा होगा कि प्रॉब्ली मैंने बहुत ही एग्ज़ैजरेट करके बता दिया है, या बहुत ही बात को बढ़ा चढ़ा के बता दिया है, और जो इमोशनल या फिज़िकल अब्यूज़ की डेफिनेशन थी वो मैंने बहुत ही एग्ज़ैजरेटेड वे में बता दी है। और बहुत से लोगों को ये भी लग रहा होगा कि चूँकि मैंने मारने की बात की ना, पनिशमेंट की बात की, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि जब बच्चों को डिसिप्लिन करना पड़ता है तो उन्हें मारना भी पड़ता है, पनिशमेंट भी देनी पड़ती है, और बहुत स्ट्रिक्ट भी उनके साथ होना पड़ता है, तो हाउ कैन दिस बी कॉल्ड अब्यूज़, या फिर व्हाई शुड दिस बी कंसिडर्ड एज अब्यूज़, और इट शुड बी कंसिडर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ अब्यूज़। तो द थिंग इज़ कि हम थोड़ा-सा अगर आगे डिस्कस करें तो हो सकता है, क्या पता आपका व्यू चेंज हो, और क्या पता आपको एक और तरीके से सोचने का मौका मिले। आई शेयर माई ओन व्यू विद यू कि मुझे क्यों लगता है कि इट्स नॉट एन एग्जैजरेटेड वर्जन ऑफ द डेफिनेशन, या मैंने बहुत ही बढ़ा चढ़ा के नहीं बताया। मैं आपसे अपना पर्सनल व्यू शेयर करती हूँ, और उसके लिए ना मैं आपसे डिस्कस करती हूँ विक्टिम साइड ऑफ द स्टोरी, कि जो फिज़िकल और इमोशनल अब्यूज़ जिन्होंने एक्सपीरियंस किया होता है, या जो उनके विक्टिम्स होते हैं, उनकी क्या स्टोरी है, वो इस बारे में क्या कहते हैं। मेरा एक पेशेंट है
उसकी एज जो है ना 15 इयर्स, ऐसे 15 इयर्स, ठीक है। और आप सोचें कि वो 15 इयर्स की एज में वो आया है साइकियाट्रिक फैसिलिटी में आया है, क्योंकि उसको जो है ना प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ी है। और जो जिन कंप्लेंट्स के साथ वो आए हैं, उनके जो पेरेंट्स ने बताई हुई थी कि बहुत ज़्यादा जो है ना फिज़िकल और वर्बल एग्रेशन, यानी कि वो सिर्फ बोल कर अपने गुस्से का इज़हार नहीं करता कि लड़ लिया लोगों से या इस तरह, बल्कि वो फ़िज़िकली भी बहुत ज़्यादा जो है ना एग्रेसिव चीज़ें उठा के फेंक दी। जो है ना अपने किसी फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा उसकी लड़ाइयाँ, फ़िज़िकल फ़ाइट्स में वो इन्वॉल्व्ड, उसके जो है ना इवन भाइयों के साथ और इवन घर में जो लोग हैं उनके साथ भी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, फ़िज़िकली भी और वर्बल जो है ना वो एग्रेशन भी वो शो करता है। उसके अलावा उसने जो है ना उसे जो बात कही जाए, ये जो है ना पेरेंट्स उसके बता रहे हैं, उसे जो बात कही जाए वो नहीं माननी, कि मुझे जो कह दिया है मैं उसके ऑपोज़िट ही करूँगा, बेशक जो मर्ज़ी हो जाए, ठीक है। उसके अलावा जो है ना पेरेंट्स बताते हैं कि वो चोरी भी करता है या चोरी करते हुए पकड़ा गया है बहुत बार, और जब कन्फ्रंट किया गया तो उसने माना भी कि हाँ मैंने ऐसा किया है। और दूसरा ये कि जो है ना कुछ ऐसी खैर हिस्ट्री लेते हुए या उस सेशंस लेते हुए ये इस बात का भी अंदाज़ा हुआ कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें वो इन्वॉल्व है, कुछ ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़, लेकिन मैं उनका डिटेल में उनकी नहीं जाना चाहूँगी। सिर्फ ये है कि आप लोग को आइडिया हो जाए कि काफ़ी उनके इस तरह के जो है ना उनकी कंप्लेंट्स थी उनके पेरेंट्स की, और वो ख़ुद भी वो बातें सेशन के दौरान करते रहे हैं। अब आप खुद सोचें 15 साल का बच्चा है और वो इस स्टेज तक आ गया है कि ही नाउ नीड्स प्रोफेशनल हेल्प, ताकि वो कोप कर सके इन सबसे, ताकि वो सबसे जो है ना डील कर सके। और उसका जो पेरेंट्स है वो बहुत कंसर्न्ड हैं, उसकी पर्सनालिटी जैसे डेवलप हो रही है उसके बारे में, इस बारे में कंसर्न्ड है कि वो बच्चा क्यों जो है ना अपने बाकी बहन भाइयों की तरह क्यों नहीं बिहेव कर रहा, व्हाई इज़ ही बिहेविंग लाइक दैट, ठीक है। अब जब डिटेल में गए हिस्ट्री वगैरह सब कुछ, उसमें अंदाज़ा होता है कि वो बच्चा जो है ही हैज़ एक्सपीरियंस्ड इमोशनल एज वेल एज फिजिकल अब्यूज़, और जो है ना उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको मारते रहे हैं बहुत ज़्यादा, कोई बात नहीं मान रहा उस पर जो है ना बहुत ज़्यादा उसे मार पड़ती रही, उसे बहुत सी चीज़, इवन कोई चीज़ उठा के, लोहे की चीज़ उठा के उसको मार पड़ रही है उससे, ठीक है। उसके अलावा सिर्फ उसके पेरेंट्स नहीं, वो सुनने में आया कि उसके टीचर्स भी जो है ना उसी तरह उसे ट्रीट करते हैं स्कूल में। उसके अलावा जो है इवन उसके फैमिली के कुछ और लोग, वो भी उसको जो है ना उनसे भी, फैमिली के कुछ बड़े जो हैं उनसे भी उन्हें मार पड़ती रही है ऑन एंड ऑफ। अब अगर देखा जाए तो उसके पेरेंट्स ने उसे किसी गलत बात पे नहीं, ये नहीं कि उन्होंने किसी गलत वजह से जो है ना उसे मारा हो या डांटा हो या बहुत बुरा उसके साथ उसको ट्रीट किया हो। वो सारी रीज़न्स देखी जाए तो पेरेंट्स की तरफ से ठीक थी, वो उन्हें डिसिप्लिन करना चाहते थे। दे वांटेड कि वो जो है ना उस जो है अच्छे तरीके से बिहेव करे या एक वेल डिसिप्लिन्ड जो है ना बच्चा हो। और इवन जिन बातों से उसके घर के बड़ों ने मना किया, तो वो भी कोई ऐसी बातें नहीं थी कि बहुत ही कोई छोटी सी बात हो गई या कोई उसकी कोई वजह नहीं थी तो उसे मारा गया। वजह हाँ जी होती है जब पेरेंट्स मारते हैं, दैट वाज ट्रू इन दिस केस एज वेल, कि इसी वजह से था कि वो चाहते थे कि वो दे वर कंसर्न्ड अबाउट इट। और उस बात से भी पता चलता है ना कि वो इतने कंसर्न्ड है कि वो उसको लेकर भी आए हैं, उसके लिए प्रोफेशनल हेल्प सीख ही करना चाह रहे हैं। तो ऑब्वियसली वो पहले भी कंसर्न थे, लेकिन वो बच्चा अब जो उसका बिहेवियर है वो उसको क्या चीज़ जस्टिफाई कर रही है, उसको क्या चीज़ जस्टिफाई करेगी। अब देखा जाए कि वाई इज़ ही बिहेविंग द वे ही इज़ बिहेविंग राइट नाउ। उसको तो ये सब इसलिए उसके साथ किया गया था ताकि वो ये सब ना करे, वो जो है ना कोई गलत काम ना करे, वेल बिहेव बच्चा हो। लेकिन बाय द एंड 15 साल की उम्र में आके वो सब करने लग गया है, एंड नाउ द पेरेंट्स डू नॉट नो कि आगे क्या करना है। तो ये सिर्फ एक केस की बात नहीं है, ये जब लिंक्स बनते हैं ना तो पता चला कि चाइल्डहुड में उसके ऐसे एक्सपीरियंसेस थे कि जिसको हम अब्यूज़ कह सकते हैं,
जिस उसको कांस्टेंट मार पड़ती रही है, उसको डाँट पड़ती रही है और बहुत सी जो है ना इवन ऐसी बातों पे भी कि पढ़ाई की जगह वो खेल रहा है तो उस पे भी मार पड़ती रही है, बहुत सी ऐसी बातें, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये सब जो है ना पेरेंट्स की तरफ से भी जस्टिफाइड है, लेकिन वो बच्चा उस तक पहुँच गया है, इस बिहेवियर तक। अब ये है ना कि ये सिर्फ ये इस बच्चे की बात नहीं है कि इस बच्चे के साथ इस तरह हुआ और वी कैन से हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि हर एक के साथ तो नहीं होता ना, इसका कोई और रीज़न्स होंगी। बहुत सी रिसर्चेस भी हैं साइकोलॉजी में जो कि ये कहती हैं कि जो बच्चे चाइल्डहुड में जो है उनके ऐसे एक्सपीरियंसेस हों कि जो कि किसी किस्म के अब्यूज़ से गुजर चुके हों, किसी किस्म के अब्यूज़ उन्होंने एक्सपीरियंस किया हो, वो जो है ना देयर आर an increased risk of developing pathological behavior in later life। और इसी से रिलेटेड एक स्टडी है, बहुत जो है फेमस स्टडी है, चाइल्डहुड एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस की स्टडी है और इसमें जो है ना आप अगर सर्च करें तो आपको मिल भी जाएगी ऑनलाइन। और इसमें है कि उन्होंने उसमें वही यही उसकी फाइंडिंग्स थी, वो भी यही कहती थी कि इंक्रीज जो है ना रिस्क होता है ऐसे बच्चों का लेटर लाइफ में या एडल्टहुड में या इवन जो है एडोलेसेंट में कि वो सुसाइड अटेम्प्ट्स करें या किसी किस्म की ड्रग एडिक्शन या ड्रग एडिक्ट्स हो जाए, या फिर ये है कि वो अल्कोहल एडिक्शन या फिर डिप्रेशन जो है डेवलप करें। तो ये स्टडीज़ भी ये कह रही है, ठीक है। उसके अलावा ये भी जो है ना कि उसकी फ़िज़िकल हेल्थ के साथ भी रिलेशनशिप बहुत सी स्टडीज़ में बताया गया है कि जो चाइल्डहुड के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, स्पेसिफिकली जो अब्यूज़ के एक्सपीरियंस होते हैं, उनका लेटर लाइफ में आपकी हेल्थ, फ़िज़िकल हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट होता है। और एक नेचुरल सी बात है, एक बंदा जो है ना कॉन्स्टेंट स्ट्रेस में जो है और उसका जो है ना लेवल ऑफ स्ट्रेस इंक्रीज रहता है हर टाइम, क्योंकि वो उसमें अब्यूज़ से गुजर रहा है, तो वो जो है ना स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होते रहते हैं और वो आपकी कार्डियोवैस्कुलर जो आपका सिस्टम है, इम्यून सिस्टम जिसे जो है वो उसको भी अफेक्ट करता है। ये तो इवन जो है ना मेडिकली भी अगर इसको देखा जाए तो इसके इफ़ेक्ट्स हैं और ये रिसर्चेस के थ्रू ही पता चल रहा है। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिस child, this person that I talked about, it's also there in different researches as well। अगर आप खोल के देखें ना नेट पे, आपको बहुत सी रिसर्चेस मिलेंगी इससे रिलेटेड। और पता है क्या, ये यहाँ पे नहीं रुकता, ये जो होता है ना, इवन स्टडीज़ ये भी कहती हैं कि ये फिर एक साइकिल जो है ना बन जाता है और ये कंटिन्यू रहता है। वही बच्चे जो इस सब से गुजरे होते हैं, इमोशनल फिजिकल अब्यूज़, वो आगे अपने बच्चों के साथ इसी तरह का ट्रीटमेंट करेंगे। पॉसिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा चांसेस है, आई एम नॉट सेइंग कि 100% होगा, लेकिन बहुत पॉसिबिलिटी है आगे फिर जो है ना। और ये एक साइकिल कंटिन्यू हो जाता है और ये चलता रहता है। तो इसको कहीं तो हमने स्टॉप करना है ना, इस साइकिल को किसी एक ने तो वो बनना है, वो रीज़न बनना है कि हम उसको स्टॉप कर सकें। कोई एक बंदा बीच में से निकलेगा तो वो कंप्लीट एक साइकिल जो है ना वो ब्रेक होगा और कंप्लीट जो साइकिल जो है ना कंटिन्यू जिसने रहना था प्रोबेबली बहुत सी जनरेशन में, वो ब्रेक होगा। तो किसी एक को तो वो रोल प्ले करना होगा ना। तो चूँकि हम अब बात कर रहे थे विक्टिम साइड की बात कर रहे थे हम, तो हम उसी को जो है ना देखते हैं कि क्यों ये रिसर्चेस ये कह रही हैं कि जो चाइल्डहुड में आपके एक्सपीरियंसेस होंगे या चाइल्डहुड में आपने अब्यूज़ एक्सपीरियंस किया है तो वो आपकी लेटर लाइफ में आपकी पर्सनालिटी पे इफ़ेक्ट उसका होगा। तो इसी को हम ना साइकोलॉजी में बहुत सी पर्सनालिटी की थेरीज़ दी गई हैं, उसी से रिलेटेड देखते हैं। बहुत सी पर्सनालिटी थेरीज़ हैं, लेकिन हम कुछ मेन थेरीज़ को लेकर चलते हैं और उसी से रिलेटेड हम देखते हैं कि ऐसा इसको साइंटिफिकली या इसको साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एक्सप्लेन किया जाए तो ये इसके पीछे क्या साइकोलॉजी क्या है। तो सबसे पहले तो जो है ना सबसे एक फेमस जो पर्सनालिटी थ्योरी है ना, वो फ्रॉइड की अगर आप देखें, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने फ्रॉइड का सुना हो, उसके बारे में जिसको थोड़ा सा भी साइकोलॉजी का आइडिया हो तो दे वुड नो कि फ्रॉइड जो था उसको फादर ऑफ साइकोलॉजी कहते थे। और बेसिकली जो है ना स्पेसिफिकली एक उसने जो व्यू, उसका जो व्यू था वो साइकोएनालिटिक व्यू जैसे हम कहते हैं वो उसने दिया था ना। तो उसमें जो है ना जो उसने पर्सनालिटी को जैसे
बताया कि कैसे वो डेवलप होती है, उसकी कुछ स्टेजेस उसने दी, कुछ स्टेजेस बताई। मैं उन स्टेजेस की डिटेल में तो नहीं जाऊँगी क्योंकि फिर वो थोड़ा-सा ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन उसका जिस्ट ये था कि वो ये बिलीव करता था कि जो लाइफ के हमारे फर्स्ट 5 इयर्स होते हैं ना, तो उसमें हमारी ऑलमोस्ट जो है ना आधे से ज़्यादा हमारी पर्सनालिटी वो फर्स्ट 5 इयर्स में बन चुकी होती है। वो जो लाइफ के फर्स्ट 5 इयर्स होते हैं, और उसने कुछ स्टेजेस ऐसी जो है ना डिफ़ाइन की थी। अगर आप लोग चाहें तो इसको फर्दर पढ़ सकते हैं। तो उसमें ये था कि वो जो फर्स्ट 5 इयर्स थे ना, वो ऑलमोस्ट जो है ना आधे से ज़्यादा स्टेजेस, जो क्रूशियल स्टेजेस थी ना, वो फर्स्ट 5 इयर्स में ही आ रही थी। अगर फर्स्ट 5 इयर्स से बच्चा सक्सेसफुली गुजर जाता है, उसको कोई ऐसे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस नहीं होते या कोई ऐसा लाइफ एक्सपीरियंस, चाइल्डहुड जो एक्सपीरियंस जो कि उसको उसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक हो, ऐसा कोई एक्सपीरियंस ना हो और वो सक्सेसफुली उस स्टेज से गुजर जाए 5 इयर्स की स्टेज से, तो एक जिसको हम कहते हैं ना, एक हेल्दी पर्सनालिटी डेवलप होती है उस बच्चे की। और फ्रॉइड ने ये भी कहा था कि बहुत जो कुछ ऐसे स्पेसिफिक पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनका हमारी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, और आगे जो हमारी जो जैसे एडल्ट हमारी पर्सनालिटी शेप होती है ना, उसमें उसका बहुत रोल होता है। हमारी जो है ना अनकॉन्शियसली वो हमारे जहन में वो बातें रहती हैं, वो हमारी पर्सनालिटी को इम्पैक्ट करती हैं। अच्छा, तो ये फ्रॉइड क्यों कहता है कि जो फर्स्ट 5 इयर्स है ना, बहुत ज़्यादा क्रूशियल है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, और आपकी बहुत सी पर्सनालिटी डेवलपमेंट उसी एज में हो जाती है। क्योंकि उसने ना जो स्टेजेस दी थी ना, बेसिकली उसमें जो पहली स्टेज जिसका नाम उसने ओरल स्टेज रखा था, वो उसके हिसाब से जब से बच्चा पैदा होता है वहाँ से लेके 1.5 ईयर की एज तक होती है वो स्टेज ना। और उस स्टेज में फ्रॉइड के मुताबिक एक बच्चा जो वो एक डिपेंडेंट नहीं होता अपने पेरेंट्स पर हर चीज़ के लिए कि उसे सब कुछ वो दे, वो प्रोवाइड करे, वहाँ से मूव कर रहा होता है एक सेल्फ सफिशेंसी की स्टेज की तरफ मूव कर रहा होता है, कि वो खुद अपने काम कर सके, खुद सब कर सके, उसकी तरफ स्लोली मूव कर रहा होता है। तो वहाँ पे अगर उसे प्रॉपर केयर नहीं मिलती, वहाँ पे उसके साथ जो है ना मैल ट्रीटमेंट उसके साथ होती है, उसको अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता, तो फ्रॉइड के मुताबिक बच्चा उस स्टेज पे स्टक हो जाता है। स्टक हम ये नहीं कह रहे कि वो ग्रो नहीं करता एज वाइज, लेकिन डेवलपमेंटली या हम लोग अगर उसको साइकोलॉजिकली देखें ना, तो उस स्टेज पे फिक्स हो जाता है, फिक्सेशन जिसको उसने कहा, स्टक हो जाता है। और लाइफ की किसी भी टाइम पे आगे जाके ये चीज़ जो है ना उसकी पर्सनालिटी पे इफ़ेक्ट करती है। अब ये है कि सेकंड स्टेज जो उसने दी, वो उसने जो है ना उसके मुताबिक जो 1.5 ईयर्स के बाद वाली स्टेज है, 3 साल की एज तक, 1.5 ईयर से 3 साल की एज तक उसकी सेकंड स्टेज उसने कहा कि थी डेवलपमेंट की, ठीक है। अब उसमें जो है ना उसने कहा कि ये स्टेज जो ये वो वाली होती है ना जिसमें बच्चों को जो है ना उनकी टॉयलेट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो ये वो स्टेज थी। और वो कहता है कि ये वाली जो स्टेज है ना, ये भी बहुत क्रूशियल है, और उसमें स्पेसिफिकली जो ये टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह कर रहे होते हैं, ये भी बहुत क्रूशियल है, क्योंकि इसमें जो है ना वो ये सीख रहे होते हैं कि कैसे एक जो है ना अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करें, कि उन अपनी जिन चीज़ों पे वो जो है ना कंट्रोल कर सकते हैं, उनको कैसे जो है ना या चीज़ों को कैसे कंट्रोल करें, या कैसे अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करें। तो ये स्टेज भी वो कहता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लेटर लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई इशू होता है, यहाँ पे उसको उसके साथ जो है ना उसको सही तरीके से डील नहीं किया जाता, ट्रीट नहीं किया जाता, मैल ट्रीटमेंट का जो है ना एक्सपीरियंस करता है, तो उसकी पर्सनालिटी जो होती है ना, वो एक ऑब्सेसिव जो है ना पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है, या बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव जिसे कहते हैं। चांसेस ये हैं कि उसकी इस तरह की पर्सनालिटी डेवलप हो। अब इम्पल्सिव पर्सनालिटी कौन सी होती है? वो जो दिल में आए वो करे, यानी कि वो कहाँ कुछ किए बगैर, कुछ करने से पहले ना सोचते नहीं, एकदम से बस में इम्पल्स जिसे कहते हैं, बस इम्पल्स पे जो है ना चलते हैं कि जो दिल में आया कर लिया। इसी में वो एग्रेसिव बिहेवियर भी आ जाता है। एक एग्जांपल है इम्पल्सिव बिहेवियर की, एग्रेसिव बिहेवियर भी, कि जो है ना गुस्सा आया किसी को मार दिया, गुस्सा आया कोई चीज़ फेंक दी। अब फ्रॉइड उस चीज़ को लिंक कर रहा है
1.5 से 3 इयर्स की एज में आप देखें, ठीक है। तो फिर आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट किस तरह हो रही है। ये तो हो गई फ्रॉइड की बात कि फ्रॉइड ने जो है ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में क्या कहा है। और तो इसी तरह जो है ना एक और एरिक्सन है, एक थेरिस्ट, उसने वही स्टेजेस दी थी डेवलपमेंट की स्टेजेस ना, तो वो मैं आपसे थोड़ी सी डिटेल में डिस्कस करना चाहूँगी। और उसमें जो उसकी 8 स्टेजेस उसने दी थी। जो पहली स्टेज थी ना वो जब बच्चा पैदा होता है उससे लेके 2 इयर्स तक, इन्फेंसी से लेके 2 साल तक की स्टेज, और उस स्टेज का नाम उसने रखा था ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ठीक है। अब उस स्टेज में क्या होता है कि वो बच्चा जो है ना, एरिक्सन के मुताबिक वो बच्चा एक डेवलप करता है कि मैंने जो है ना किस ट्रस्ट मैं कर सकता हूँ लोग को या नहीं कर सकता, क्या मैं इस दुनिया को ट्रस्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। और ये जो है ना उसका जो मदर कह लें उस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो उसको इस तरीके से ट्रीट करे कि उसका एक ट्रस्ट डेवलप हो। अगर मदर ही इस एज में उस बच्चे को ऐसे ट्रीट कर रही है कि उसको बुरी तरह ट्रीट कर रही है या वो किसी किस्म के अब्यूज़ का शिकार हो रहा है, तो जो है ना वो बच्चा एक सारी ज़िंदगी के लिए उसकी पर्सनालिटी पे उसका अफेक्ट पड़ता है, और वो जो है ना ये उसकी एक अबैंडनमेंट की फीलिंग रहती है, ठीक है। अच्छा चले, हम यूजुअली यही होता है कि इतनी छोटी उम्र में तो कम ही कोई ऐसा होता है जो बच्चे को मारा जा रहा है या उसके साथ कोई बुरा सलूक किया जा रहा है। तो उसके बाद जो उसकी सेकंड स्टेज थी ना, वो उसने 2 साल से 4 साल तक की स्टेज दी थी, और उसका नाम जो उसने रखा था ना, तो जो है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, उसको उसने कहा था। और इसमें भी वही एरिक्सन की जो फ्रॉइड की तरह वही स्टेज आ जाती है कि जिसमें वो जो है ना उसकी ट्रेनिंग हो रही होती है बेसिकली कि कपड़े कैसे जो है ना खुद पहनने हैं, या फिर टॉयलेट ट्रेनिंग की वो हो रही होती है। अब इस स्टेज में ये होता है ना कि वो बच्चा जो है ना ये सेंस डेवलप करता है कि इज़ इट ओके टू बी मी, मतलब मैं अपनी एक पर्सनालिटी डेवलप कर रहा हूँ, तो इज़ इट ओके कि मैं वो करूँ जो मैं करना चाहता हूँ या जो मैं कर सकता हूँ। तो जनरली इस एज में अगर वो अच्छे तरीके से उसको ट्रीट किया जाए या उसकी कोई किसी किस्म की मैल ट्रीटमेंट ना हो, तो होता है कि उसको एक फ्रीडम ऑफ चॉइस वो डेवलप कर लेता है कि हाँ मैं खुद से डिसीजंस ले सकता हूँ, या मुझे जो है ना एक सेल्फ कंट्रोल जैसे होता है कि हाँ मैं चीज़ें कंट्रोल कर सकता हूँ, खुद से काम कर सकता हूँ। तो यूजुअली ये वो वाली एज होती है। अब जो है ना उसमें जो है नेक्स्ट जो स्टेज आती है, अब हमने जैसे ये कहा है ना कि यूजुअली ये होता है कि ये 2 से 4 इयर्स वाली स्टेज में भी चले, फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों को नहीं मारा गया या जो है उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट, उनके साथ अच्छी ट्रीटमेंट की गई, उन्हें अच्छे तरीके से ट्रीट किया गया है। यूजुअली तो ऐसे ही होता है, लेकिन इसके बाद वाली जो स्टेजेस आती हैं ना, वो जनरली ये होता है कि हम हमारे जो यहाँ पे पेरेंट्स होते हैं या कोई भी होता है, वहाँ से जो है ना उन्हें मारना, पीटना, बुरा भला कहना, बुरी लैंग्वेज यूज़ करना, वो चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो फिर हम देखते हैं कि फिर एरिक्सन की जो स्टेजेस हैं उसके मुताबिक इन स्टेजेस में क्या होता है। तो जो 4 से 5 इयर्स की एज है, ये जो स्कूल गोइंग एज कह लें वो वाली एज है, इसमें जो एज है, जो स्टेज है, थर्ड स्टेज कह लें, इसको उसने नाम दिया है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट का नाम दिया है, ठीक है। अब इसमें जो है ना वो बच्चा ये सेंस डेवलप करता है कि इज़ इट ओके फॉर मी टू डू थिंग्स या टू बिहेव इन अ सर्टेन वे, इज़ इट ओके कि मैं कुछ करूँ, ठीक है। वो ये चीज़, ये सेंस डेवलप करता है कि मैं एक इनिशिएटिव लूँ, मैं खुद से कुछ करूँ, ये वाली सेंस इस एज में डेवलप होती है, ठीक है। और ये यूजुअली जो है ना उसको फैमिली जिस तरह ट्रीट करती है उसी से वो ये सेंस डेवलप होता है। अगर फैमिली बहुत बुरे तरीके से ट्रीट कर रही है तो वो जो है ना किसी भी काम का इनिशिएटिव लेना छोड़ देगा, और उसकी बजाय वो एक सेंस ऑफ गिल्ट जो डेवलप होना शुरू हो जाता है ना, वो यूजुअली यहाँ से होता है कि जो है ना मैं तो किसी काबिल नहीं हूँ या मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, एंड आई शुडंट बी डूइंग एनीथिंग, ठीक है। तो ये वो स्टेज होती है। फिर उसके बाद की जो स्टेज है जो कि कह लें 5 इयर्स से आगे वाली जो स्टेज है ना,
तो उसको जो है ना उन्होंने नाम दिया था इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी का नाम दिया है, ठीक है। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी में यही है कि आइदर वो जो है ना सेंस डेवलप करेगा कि मैं जो है ना, या वो हम कहते हैं ना इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, लो सेल्फ इस्टीम जो डेवलप होता है ना, वो इस स्टेज में जनरली होता है कि वो जब उसे लगता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता या मैं किसी काम के काबिल नहीं हूँ या उसे ऐसा ट्रीट किया जा रहा है, तो वो जो है ना एक सेंस डेवलप कर लेता है इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स इसी स्टेज में। या फिर ये होता है कि उसको अगर अच्छे तरीके से ट्रीट किया जा रहा है और उसको अच्छा फीडबैक मिल रहा है अपने आसपास के लोगों से, तो वो एक सेंस ऑफ इंडस्ट्री जो है ना उसमें डेवलप हो जाती है। वो ये करता है कि यूजुअली उसको मज़ा आता है काम करने में, वो डिफरेंट काम जो करता है उसको जो है ना एक एन्जॉय करके करता है और एक उसकी एक सेल्फ वर्थ जो है ना वो यहाँ से डेवलप होती है। अब आप मुझे बताइए यूजुअली सबसे ज़्यादा जो है ना, और इसके बाद वाली खैर मैं आपको स्टेज बताऊँ तो वो एडोलसेंस वाली स्टेज है 12 ईयर से ऑनवर्ड, जिसमें एक बच्चा सेंस ऑफ आइडेंटिटी अपनी डेवलप करता है, एक आइडेंटिटी डेवलप करता है, वो अपने आप को पहचानने की कोशिश करता है कि मैं कौन हूँ। या फिर इसके कॉन्ट्रडिक्टरी जो इसका वो होता है ना, या ये रिज़ल्ट होता है कोई कन्फ्यूजन में चला जाता है कि मैं कौन हूँ, मेरी क्या पर्सनालिटी है, मेरी क्या एग्जिस्टेंस है, तो वो इस एज से आती है। अब आप मुझे ये बताइए यूजुअली ये होता है कि जो 6 ईयर्स से लेके ये एडोलसेंस वाली एज है, इसमें सबसे ज़्यादा हम जो है बच्चों को मार रहे होते हैं या उनको उनके साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है, उनके साथ लैंग्वेज ऐसी यूज़ कर रहे हैं कि वो बहुत ही उनको जो है ना एक हर्टफुल वो है और उनके लिए, या फिर बहुत अधिक इमोशनल या फिज़िकली उनको जो है ना हर्ट करना, टॉर्चर करना, वो यूजुअली इसी एज में होता है। तो इस एज में हमने कहा कि या तो वो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप कर लेते हैं या उनका लो सेल्फ इस्टीम, या फिर जो है ना एक जो नेक्स्ट एडोलसेंस वाली एज जिसमें इनकी रोल कन्फ्यूजन, अपनी ज़ात के बारे में ही परेशान है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। तो ये चीज़ें अगर देखी जाए ना तो बहुत क्रूशल स्टेजेस हैं। 5 ईयर्स की स्टेजेस तक तो हमने कह दिया कि हाँ क्रूशल है, लेकिन उसके ऑनवर्ड्स भी हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत क्रूशल है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस एज में उनको इस तरीके से ट्रीट किया जाए कि उनकी पर्सनैलिटी, अच्छी पर्सनैलिटी, एक हेल्दी पर्सनैलिटी जिसे कहते हैं ना, वो डेवलप हो। और हमारा होता क्या है कि हम यूजुअली इसी एज में आके सारा जो मारना, सारा जो डांटना होता है वो इसी एज में आके शुरू हो जाता है, क्योंकि बच्चा स्कूल जाने लगता है, पढ़ने लगता है, तो पढ़ाई का प्रेशर चूँकि ज़्यादा है और वो पढ़ नहीं रहा या खेल कूद में लगा हुआ है, या ये है कि वो बिहेव सही तरीके से नहीं कर रहा, तो हम उसको जो है ना मारने लगते हैं या उसको जो है ना उसके साथ इस तरीके से बात करना, गालियाँ देना या कुछ इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करना, वो सब कुछ इसी स्टेज में शुरू हो जाता है। तो अगर देखा जाए तो हमारी आधे से ज़्यादा पर्सनैलिटी, ऑलमोस्ट कहना सारी पर्सनैलिटी जो कि बाद में बन रही है, वो इन्हीं चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से बन रही है। चाहे वो 5 साल की एज हो वर्ड के मुताबिक, या चाहे वो उससे ज़्यादा एज हो, जो कि चाहे एरिक्सन की स्टेजेस अगर हम देखें तो उससे आगे की एजेस की भी उसने बात की है। तो ये तो पर्सनैलिटी तो ऑलमोस्ट हमारी सारी चाइल्डहुड में बन गई है, और वो किस वजह से बनी, जो कुछ हमने एक्सपीरियंस किया अपने चाइल्डहुड में, उस एक्सपीरियंस में जनरली हमारा अब्यूज़ ही होता है कि वो बच्चा सिर्फ़ और सिर्फ फिज़िकल और साइकोलॉजिकल अब्यूज़ ही फेस कर रहा है, वो मार ही खा रहा है, वो डांट ही खा रहा है, और उसके अलावा उसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। तो वी नीड टू थिंक अबाउट दिस, यू नो। मैंने आपके सामने ये सारी थियरीज इसलिए इतनी डिटेल में मैंने वो की है ना कि सो दैट यू कैन डिसाइड फॉर योर सेल्फ। आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ डिसीजन फॉर यू, लेकिन यह है कि यू कैन डिसाइड फॉर योर सेल्फ कि एक बच्चे की पूरी पर्सनालिटी, उसकी आगे की लाइफ इस पर डिपेंड कर रही है कि वो किस तरह ट्रीट किया जा रहा है या किस तरह ट्रीट हो रहा है। तो अब हमने क्या करना है इस केस में,
अच्छा, तो फिर सवाल ये आता है ना कि अगर हम बच्चे को मारेंगे भी नहीं, डाँटेंगे भी नहीं, उसे कुछ कहेंगे भी नहीं, तो उस बच्चे की ट्रेनिंग कैसे होगी? और हम लोग कैसे जो है ना वो एक अच्छा इंसान बन सकेगा, एंड हाउ वुड ही बी एबल टू नो द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, जब तक हम उसे मार नहीं रहे या डाँट नहीं रहे या कुछ ऐसा उसके साथ उसको ट्रीट ऐसे नहीं कर रहे। तो द थिंग इज़ कि ये ट्रेनिंग जो है ना वो उसके बगैर भी हो सकती है। लेकिन सबसे जो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना पेरेंट्स की, वो कि वो एक पर्सनैलिटी उसकी अच्छे से डेवलप हो जाए, क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग चीज़ है। अगर उसकी पर्सनैलिटी अच्छे से डेवलप होगी ना, तो आगे जाके उसको ये चीज़ें उसके ज़हन में रहेंगी, नो डाउट। और आपको पता है कुछ जो एक कुछ साइकोलॉजी में कुछ थेरिस्ट हैं, वो ये भी कहते हैं कि जो अगर जो एक बच्चा है ना, उसकी बच्चा नहीं है, एक इंसान की, एनी पर्सन, उसकी अगर बेसिक नीड्स पूरी होनी है ना, साइकोलॉजिकल नीड्स, जिसमें आ जाता है खाना पीना, ब्रीदिंग, या सिंपली वो जो है ना सांस ले रहे एक ताज़ा हवा में, और उसको एक फिर उसके बाद वो कहते हैं कि नेक्स्ट उसकी जो सेफ्टी नीड्स हैं, जो उसको छत मिल रही है, एक फैमिली, केयरिंग फैमिली मिल रही है, उसका ख्याल रख रही है, सिक्योरिटी मिल रही है, तो वो आगे खुद ही प्रोग्रेस करता जाता है आगे लाइफ में, और उसकी ग्रोथ होती है, इमोशनल ग्रोथ जिसे हम कहते हैं, वो खुद ही होती है, क्योंकि उसकी नीड्स सारी जो है ना पूरी हो रही होती है। तो अगर ये नीचे वाली लोअर लेवल की नीड्स उसकी पूरी होंगी, तो वो खुद उसकी एक हेल्दी पर्सनालिटी डेवलप होती जाएगी। सवाल फिर ये भी पैदा होता है कि ठीक है, उनकी सारी नीड्स हम पूरी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं बच्चों की, लेकिन ये है कि उनकी फिर ट्रेनिंग कैसे की जाए बग़ैर मार के, बग़ैर डाँट के, या उन्हें बग़ैर कुछ बुरा भला कहे। तो बच्चों की ना तरबियत का बेहतरीन जो तरीका है ना, वो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जो काम जो है ना खुद करें ना, तो वो उसके लिए उनको भी साथ लेकर जाएँ, उनको भी साथ लेकर चलें। किसी को भी नसीहत करने से पहले ना खुद अमल करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। और क्योंकि इस तरह ना अच्छे कामों में भी आप उनको साथ लेकर जाएँगे, तो ये होगा कि वो आपसे सीखेंगे। और साइकोलॉजी में भी जो है ना एक कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहते हैं, या मॉडलिंग कहते हैं, वो कॉन्सेप्ट भी यही कहता है कि बच्चे जो होते हैं ना, वो अक्सर दे लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन, या दे मॉडल, वो बिहेवियर को मॉडल करते हैं। जैसे एक बड़ा जो है कर रहा है बिहेव, जनरली ये होता है कि बच्चे भी वो करना शुरू कर देते हैं। फिर ये होता है कि अगर वो टीवी में कुछ ऐसा देख रहे हैं, तो वो भी वो करना शुरू कर देंगे। उनका ज़्यादा टाइम जिन लोगों के साथ गुज़र रहा है, वो जैसे बिहेव कर रहे हैं, वो उस बिहेवियर को मॉडल करना शुरू कर देंगे, या उसको ऑब्ज़र्व करके लर्न करना शुरू कर देंगे। ऑब्ज़र्वेशनल लर्निंग की जो मैं बात कर रही हूँ ना, तो ये सोशल लर्निंग थ्योरी है, ये आप लोग देख भी सकते हैं, इस पे प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स हुए हुए हैं। तो अगर आप इसको सर्च करें, तो आपको बेतहाशा एक्सपेरिमेंट्स मिलेंगे बच्चों के साथ, उन्होंने ये किए हैं और वो लर्न करते हैं। तो द पॉइंट इज़ कि उनके लिए रोल मॉडल बनना है, उन्हें एक रोल मॉडल चाहिए होता है, और वो उसी को फिर फॉलो करने लगते हैं। अनइंटेंशनली अगर इंटेंशनली वो ना भी करें ना, तो अनइंटेंशनली वो कर रहे होते हैं। एक हमें अक्सर ऐसा लगता है ना कि बच्चे नहीं सुन रहे और वो नहीं कर रहे, और हम जितना भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बच्चों पे जो है ना कोई असर नहीं पड़ा। तो ऐसा नहीं है, होता है ना कि मैं आपको बल्कि एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, किसी एक जानने वाले की ही मैं एक कहानी सुनाती हूँ कि उनका ये था कि बचपन से ना उनके फ़ादर उन्हें साथ लेकर जाते थे, मस्जिद भी साथ लेकर जाते थे, और इवन दो ये था कि नमाज़ उस टाइम पे उनको उन पे फ़र्ज़ नहीं हुई थी, बहुत छोटे से थे, लेकिन ये था कि वो साथ वैसे ही उनके अब्बू ले जाते थे। और इवन इस क्वेटा की जो है ना सर्दी में, इस तरह के मौसम में अक्सर जो है ना सुबह फजर की नमाज़ के लिए भी अपने जो है ना कंधों पे उसे उठा के साथ लेकर जा रहे हैं, वो भी उसके लिए ये एक एक्टिविटी थी, वो जाता था अब्बू के साथ उधर। और इवन तरावी के लिए या नमाज़ के लिए भी साथ लेकर जाना, और कभी-कभी ये होता था कि वो बच्चा जो है ना इवन वहाँ पे तरावी के बीच में सजदे में जाके सो जाता था, लेकिन उसके फ़ादर ना उसको सोने देते थे, क्योंकि कुछ कहते नहीं थे, जगाना नहीं, क्योंकि उसमें वैसे भी नमाज़ वगैरह तो फ़र्ज़ नहीं थी, लेकिन बस वो एक उस एक्सपीरियंस में उसको साथ शामिल करना चाह रहे थे, लेकर जाते थे।
अब ख़ैर काफ़ी अरसे बाद जो है ना अब ऑब्वियसली जब नमाज़ फ़र्ज़ होती है तो उसने भी नमाज़ पढ़ना शुरू की और एक अनइंटेंशनली होता नहीं है, बस कहा गया है तो फ़ॉलो करे या नहीं करे या व्हाटएवर दैट वाज़। तो अभी बहुत अरसे बाद कह लें 20s की एज में 20s की एज में उसने माशाल्लाह से तहज्जुद भी स्टार्ट की। और वो जो है ना अपना एक्सपीरियंस ये बताते हैं, कहते हैं कि मैंने जो है ना जब मैं तहज्जुद स्टार्ट की उससे पहले मुझे ख्वाब में ऐसे आया था कि जैसे मेरी जो मदर हैं वो मुझे कह रही हैं, वो कह रही हैं कि जो है ना बेटा तहज्जुद भी पढ़ा करो। और कहते हैं कि वो एक बस फीलिंग थी, एक एक्सपीरियंस था कि जिसके बाद से मैंने ये शुरू कर दिया और वो फिर उसके बाद से फिर माशाल्लाह से रेगुलरली पढ़ते थे। तो हुआ ये कि कह सकते हैं कि अनइंटेंशनली उनके ज़हन में ये बातें रह गई। उनको इवन अगर जो है ना तहज्जुद का जो वो स्टार्ट किया वो भी पेरेंट्स की तरफ से उन्हें ऐसा लगा कि मुझे ये कहा जा रहा है और वो मुझसे ये चाहते हैं कि मैं ऐसा करूँ। हालाँकि मदर उनकी उधर नहीं थी जहाँ पे वो थे, लेकिन उन्हें ये एक फीलिंग आई। अब हम कहते हैं ना अल्लाह की तरफ से भी होता है, लेकिन अगर साइंटिफिकली इसको देखा जाए तो कहते हैं कि ड्रीम्स जो है ना दे आर द ये फ्रॉइड ही कहता है कि ड्रीम्स आर द रॉयल रोड टू अनकॉन्शियस। तो जो हमारी अनकॉन्शियस में जो बात होती है ना वो हमें ख्वाब के ज़रिए भी वो चीज़ कभी कभार आती है। सो अगर इसको साइंटिफिकली देखा जाए तो ये भी उसी से रिलेट करता है कि जो चीज़ आपने उनके सामने की है, जो चीज़ आपने उनको सिखाई है, बचपन से वो देखते आए हैं, वो करते आए हैं, आपके साथ उस एक्सपीरियंस में शामिल हुए हैं, तो बाद में भी वो सब ये कर रहे हैं। अब जो है ना हम कहते हैं बच्चा सच क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि उसके सामने कोई सच बोलने वाला है ही नहीं, उसके सामने कोई रोल मॉडल है ही नहीं। तो जो है ना अमली मिसालें कायम करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और हदीस में ये भी आता है कि जो बाज़ जन्नती होंगे वो दोज़खियों को आग में देखकर पूछेंगे कि तुम आग में क्यों पहुंच गए, हालांकि तुम तो हमें नसीहत करते थे। तो वो कहेंगे कि हम ज़बान से कहते थे मगर अमल नहीं करते थे। तो आप खुद देखें कि इससे कितनी अहमियत इस चीज़ की वाज़ेह होती है कि जब आप दूसरों को नसीहत करें, जब आप किसी और को किसी बात का कहें तो फिर ख़ुद भी उस पर अमल करना ज़रूरी है और वो ख़ुद एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल उसको उसकी पेश करना बहुत ज़रूरी है। और सेम इज़ द केस विद जो बच्चों की ट्रेनिंग है उसमें भी यही चीज़ अप्लाई होती है। और जैसे मैंने आपको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का बताया ना, तो इट्स द सेम थिंग, इट्स काइंड ऑफ द सेम कि ख़ुद आप जब मिसाल पेश करेंगे तो वो आपको फॉलो करेंगे। और फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम तो बहुत करते हैं लेकिन बच्चे नहीं करते, तो दैट इज़ अनदर केस। वो ये है कि कभी कभार आजमाइश भी होती है, कभी कभार जो है ना आप लोग के अल्लाह की तरफ से टेस्ट भी होता है, लेकिन इट डज़ नॉट मीन कि आप लोग जो है ना यू रिजॉर्ट टू सॉल्यूशंस लाइक मारना या उनको फिजिकल या इमोशनली अब्यूज़ करना। तो दिस डज नॉट जस्टिफाई दैट। उस चीज़ को फिर भी किसी तरह से जस्टिफाई नहीं करता। यू हैव टू प्ले योर ओन पार्ट, अपना पार्ट तो प्ले करना है जहाँ तक हो सके कि बच्चे को प्यार से, शफ़क़त से, मोहब्बत से उसे समझाना, फिर आगे जो है ना उसका अपना अमल भी है। इवन हदीस में भी आता है ना, ये हज़रत से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब मेराज मेरा गुज़र कुछ लोगों पर हुआ जिनके होंठ और ज़बानें आग की कैंचियों से काटी जा रही थी। मैंने जिब्रील से पूछा ये कौन लोग हैं? जिब्रील ने बताया ये आपकी उम्मत के वाइज़ और ख़तीब हैं जो लोगों को तो नेकी का हुक्म देते थे और अपनी खबर नहीं लेते थे। तो अब आप खुद देखें कि ये जो है ना उसी चीज़ की बात हो रही है कि अमली मिसाल पेश करना ज़रूरी है, अमली मिसाल कायम करना ज़रूरी है। जिस काम का आप औरों को कह रहे हैं और ख़ुद नहीं कर रहे, उसकी सज़ा भी बता दी गई है इवन। तो मतलब ये कोई आम बात नहीं है कि हम जो है फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों की ही एग्ज़ाम्पल ले लें, उन्हें हम कह रहे हैं, उन्हें हम बहुत कुछ कह रहे हैं करने को, लेकिन ख़ुद कहीं भी हम वो अमली मिसाल नहीं कायम कर रहे, वो एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल उनके सामने रख ही नहीं रहे, तो वो बच्चा कैसे फ़ॉलो करेगा?
और तो विक्टिम की साइड ऑफ द स्टोरी तो हमने सुनी कि उसकी क्या जो है ना स्टोरी है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कि जो एक विक्टिम होता है वो किस किस चीज़ से गुजरता है, उसकी पर्सनालिटी कैसे डेवलप होती है, किस तरीके से जो है ना उसकी पर्सनालिटी पे इफ़ेक्ट होता है। लेकिन फिर ये भी बात आती है ना कि आप में से जो लोग जो इस चीज़ का बचपन में फेस कर चुके हैं ये सब, या चाइल्डहुड इमोशनल या फिज़िकल या इधर बोथ उस एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो फिर वो क्या करें इस सिचुएशन में? अगर दे फील कि उनकी पर्सनालिटी पे इफ़ेक्ट पड़ चुका है, तो वो क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में? या वो किसी लो सेल्फ इस्टीम का शिकार हो चुके हैं उस वजह से, या फिर किसी ऐसी चीज़ों किसी ऐसी बिहेवियर्स की तरफ जा चुके हैं इस वजह से कि उनके अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया है, इमोशनल एंड फिजिकल अब्यूज़ का वो शिकार हुए, तो उस वजह से उनकी पर्सनालिटी पे इफ़ेक्ट पड़ा है। तो वो लोग इस केस में क्या करें? फिर ये सवाल भी पैदा होता है ना। तो जो मैं सजेस्ट करूँगी ना, एक सबसे जो पहला पॉइंट है ना, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि रिफ्लेक्ट एज़ मच एज़ यू कैन। अपनी जो है ना एक्सपीरियंसेस पे रिफ्लेक्ट करें, बैठे उसको एनालाइज़ करें कि मेरे साथ कहाँ-कहाँ, क्या-क्या हुआ, और उस चीज़ को ना प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। आहिस्ता-आहिस्ता उस चीज़ को समझना कि मेरे साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, और फिर उन चीज़ों से सीखना आगे जाके कि आपको पता चल गया ये चीज़ ठीक नहीं थी, यहाँ पे ठीक नहीं थी, इसका मेरी लाइफ पे ये इफ़ेक्ट हुआ। अब मुझे इससे क्या सीखना है? अब फिर वही वाली बात आती है ना कि उसको प्रोसेस करना कि मुझे इस चीज़ से क्या-क्या नुकसानात पहुँचे और मैंने इस चीज़ से क्या-क्या सीखा, और अब मैंने आगे जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेरे बच्चे हैं या मेरे इर्द-गिर्द कोई ऐसे लोग हैं जो कि मेरे इस ट्रीटमेंट का शिकार हो सकते हैं, अगर मैं उसी तरह बिहेव करूँ तो उन पे असर पड़ सकता है। फिर उस साइकिल की जो हमने शुरू में बात की ना, उसको ब्रेक करना, वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको लगता है कि ये सिचुएशन आपसे नहीं हैंडल हो रही, इस हद तक आपकी जो है ना लाइफ में इसका इम्पैक्ट हो चुका है कि वो आपको अभी डिस्टर्ब कर रही है और आपको कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हो रहे हैं या कोई किसी किस्म के ऐसे इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं, तो फिर आई वुड सजेस्ट कि आप प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर सीख करें। और यू कैन कॉन्टैक्ट एनी काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट, और किसी भी उससे बहुत से अच्छे साइकोलॉजिस्ट और जो है ना साइकियाट्रिस्ट भी इवन हैं यहाँ पे, उनको कॉन्टैक्ट करें और प्रोफेशनल हेल्प सीख करने की अगर आपको लगता है, खुद एनालाइज़ करें इस चीज़ को। अगर आपको लगता है ज़रूरत है तो उसको ज़रूर जो है ना ट्राई टू सीक हेल्प। और बस मैं यही कहूँगी, और इसी के साथ मैं दोबारा इस चीज़ पे स्ट्रेस करूँगी कि जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करते हैं जो लेटर हमारी लाइफ होती है, उसकी पर्सनालिटी कैसे डेवलप होती है, कैसे शेप होती है, इसको बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करते हैं। तो आई वुड अगेन से कि आप लोग, जो शुरू में मैंने कहा था ना कि मैंने बहुत ही एक एग्ज़ैजरेटेड शायद बहुत से लोगों को लगे कि बात कर दी है, और बहुत सी चीज़ें ऐसी मैंने इमोशनल और फिज़िकल अब्यूज़ में डाल दी है, मारने वाली बातें और पनिशमेंट वाली, बहुत ही सीरियस पनिशमेंट देने वाली बातें डाल दी हैं। तो कुछ लोगों को शायद ये लगे, लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू थिंक बैक, थिंक अगेन। इस सब ये पूरा जो है ना लेक्चर सुनने के बाद आई वुड रिक्वेस्ट कि हम सब जो है ना इस पर एक बार फिर से गौर करें, एक बार फिर से सोचें और अपनी व्यू को भी दोबारा से एनालाइज करने की कोशिश करें कि क्या जो मैंने शुरू में कहा था, जो डेफिनेशन मैंने आपके सामने पेश की थी, क्या वाकई वो बहुत एग्जैजरेटेड थी, या इस सब को देखने के बाद आपका कहीं ना कहीं व्यू चेंज हुआ है, और ये कि हम लोग फिर क्या रोल प्ले कर सकते हैं इस सब में, सबको रोकने के लिए, इस सबको चेंज करने के लिए। बिकॉज we all need to play a part, we all would be asked about it, हम सबसे पूछा जाएगा। तो बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं ये डिस्कशन जो है एंड करूँगी। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमान अल्लाह।